हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जाने हमारे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 14। काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा सिंपल है। अभी तक मैंने आप लोगों को रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर तक पढ़ा दिया है। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। लेटाइस एनर्जी पढ़ा दिया है, हाइड्रेशन एनर्जी, काफी कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपने उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से मेमोराइज करके रखा, उन सभी कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से याद करके रखा तो आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा चैप्टर। सो दैट्स वाई आप लोगों को ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने बताया है, ऐसे ऐसे करते जाओ, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करते जाओ, आप लोगों को बहुत ही इजीली चैप्टर याद हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में हम कौन सी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे? सबसे पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स के नेचर हमारे कैसे होंगे बच्चों, समझ लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो पीरियोडिक टेबल में हमको नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसा आप लोग जानते हो, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, मैंने आपको नॉन मेटल और मेटेलिक कैरेक्टर बता दिया है, तो आप लोगों को ध्यान होगा। नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स आपके एसिडिक इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ध्यान रखना, अगर मेटल ऑक्साइड, तो ध्यान से समझना, यहां से यहां जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। मैं आपको सिंपली बताता हूं, आप लोग खुद समझना। अगर मैं यहां से यहां पीरियोडिक टेबल में मूव करूंगा तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? यहां से यहां मूव करेंगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से क्या होगा बच्चों? यहां से यहां मूव करने पर जो ऑक्साइड होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ यहां से यहां मूव करेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड हमारा बढ़ जाएगा। हमारा क्या बढ़ेगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है, टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम में आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आपका क्या बढ़ जाएगा बच्चों? यहाँ पर ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ आप लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूं, तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और नॉन मेटल के जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स यहाँ लिख लो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों का बढ़ेगा। और मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो भी आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? यहाँ पर भी हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहां से ऊपर जाएंगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने जनरल ऑर्डर लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ आपके बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो, काफी इजी है। चलो एक जनरलाइज हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक नेचर के? बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों? विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। मतलब जो एसिड की तरह भी रिएक्शन दिखा सकते हैं और बेस की तरह भी। ठीक है, तो यहां पर वो बोल सकते हैं विच कैन रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस। मतलब हम क्या बोल सकते हैं?
hence we can say that it has a property of acid as well as base, property of acid as well as base, ये acid as well as base, ये एसिड और बेस की दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे बच्चों आपके? GeO2, ठीक है, जर्मेनियम ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर मैंने बात कर लिया यहाँ पर मैंने बात कर लिया एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स की, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ठीक है, एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स की, तो यहाँ पर एग्जांपल में मैं लेता हूँ PbO2, ठीक है, Al2O3, ये भी आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। फिर आपका कौन सा होगा बच्चों? फिर आपका SbO2, ये भी आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। फिर आपका ZnO2, ये भी आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर BeO भी, बेरिलियम ऑक्साइड्स भी आपका एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ये सारे के सारे कुछ है जो आपके एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। जनरली तो मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं। ये कुछ आपके एम्फोटेरिक के एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो आपको इजीली आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ या मैं बेसिक स्ट्रेंथ निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, आप लोगों को इजीली समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देख लो, अगर मुझे कंपेयर करना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे कंपेयर करना है CO2 SiO2, ठीक है, CO2 SiO2 GeO2 SnO2 और PbO2, इन सब में कंपेयर करना है। तो आप लोग कैसे कंपेयर करोगे बच्चों? थोड़ा सा सोचो। अब देखो, यहां से यहां जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों? ये आपका कहाँ आ रहा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और Pb, ये आपके टॉप टू बॉटम में क्या कहाँ आ रहा है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या बढ़ता है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो CO2 SiO2 GeO2 SnO2 और PbO2, ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेसिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। काफी इजी, काफी सिंपल है। एक बार देखो, डाउन टू द ग्रुप जाते तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ भी आप लोगों की बढ़ेगी। इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, यहीं पर आप लोग गलती करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ टाइम आपका क्या होता है बच्चों? डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले भी होते हैं बच्चों आपके ऑक्साइड्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, एक कंडीशन बता देता हूं। इन सेम metals are having different type of oxides, different types of oxides, different टाइप के ऑक्साइड रखते हैं। जैसे मैं एज एग्जांपल में बात करूं, यहाँ पर मैं बात कर लूं MnO2, ठीक है, MnO2 MnO3 MnO2O7, ये मेरे हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ। अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहां पर हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? देखो, मेटल सेम ही है। अब देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये X, और ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? -1, ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? -2, तो -2 = 0, तो यहाँ पर X = +2। यहाँ पर Mn को X कर दिया,
यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और ये 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +4। यहाँ पर निकालो x + 3 × -2 = 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर 2Mn है तो 2x मानेंगे, 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 = 0, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2x = 14, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7। अब यहां से यहां मूव करें तो आपका क्या बढ़ रहा है बच्चों, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है बच्चों, आप लोग अब ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो आप लोग सपोज समझ सकते हो कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बच्चों, ये आपका ऑर्डर रहेगा। जब आपके सेम मेटल होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाएंगे, तो हम किससे करेंगे बच्चों, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के करेंगे। तो ये हमारा किसका ऑर्डर है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये हमारा किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर मैं इसका जस्ट उल्टा करूं तो किसका ऑर्डर आ जाएगा बच्चों, ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा किसके बारे में बच्चों, ये तो था हमारा ऑक्साइड्स के बारे में। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देख लेते हैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को तो बेटा हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं अगला मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो बात मैं लिखा रहा हूँ वो बात ध्यान रखना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। there are no any definite, ठीक है, there are no any definite trends, मतलब इस टाइप का कोई ट्रेंड्स नहीं है कि यहां से यहां जाएंगे तो बढ़ेगा, यहां से यहां जाएंगे घटेगा, मतलब पीरियड में आपको कोई ट्रेंड्स फिक्स नहीं है। देयर आर नो एनी डेफिनेट ट्रेंड्स प्रेजेंट इन पीरियड, मतलब पीरियड के रेस्पेक्ट में हम कुछ नहीं बोल सकते, पीरियड में कोई भी आपका डेफिनेट ट्रेंड्स नहीं है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। बट इन ग्रुप अगर मैं बात करूं ग्रुप में, तो ग्रुप में हम यहां पर बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases डाउनवर्ड इन ग्रुप। अगर मैं ग्रुप में डाउनवर्ड जाऊंगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों का बढ़ेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है, with having some exception, यहां पर भी आपका एक्सेप्शन होगा। तो इसका कोई डेफिनेट ट्रेंड्स नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसलिए हम इसको इतना ही ध्यान रखते हैं। जैसे जैसे आपका पीरियोडिक टेबल आएगा, जैसे जैसे आपके ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पर डेंसिटी की। तो डेंसिटी के बारे में भी, डेंसिटी भी आपका वैसा ही है जैसा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। इन पीरियड there are no any definite trends are present, there are no any definite trends are present, मतलब वहां पर आपके किसी भी टाइप का डेफिनेट ट्रेंड्स आपका प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फिक्स ट्रेंड्स, मतलब यहां से यहां जाएंगे तो बढ़ेगा, वहां से वहां जाएंगे घटेगा, इस टाइप का कोई आपका ट्रेंड्स प्रेजेंट नहीं है। बट इन ग्रुप में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ग्रुप में आपका जनरली डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी बढ़ेगी। बट इन ग्रुप व्हेन वी मूव
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब मैं आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, जब मैं आपका कौन से डायरेक्शन में जाऊंगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, तो आपका क्या होगा बच्चों, व्हेन वी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। और यहां पर भी फिर मैं वही लाइन लिखूंगा जो आप लोगों को पहले लिखाई थी बच्चों मैंने, यहां पर भी वही लाइन लिखूंगा, विद हैविंग सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, विद हैविंग सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, यहां पर भी कुछ ना कुछ आपका एक्सेप्शन है, तो विद हैविंग सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, विद हैविंग सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, यहां पर भी आपका एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में यहां पर इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप का मतलब कौन सा ग्रुप बच्चों, आप लोगों को अब पता पड़ गया होगा, ये आपका होगा कौन सा, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का ग्रुप होगा। और अल्कली मेटल के ग्रुप में क्या होता है बच्चों आपका, ली ना के रब से फरियाद, तो यहां पर डाउन टू द ग्रुप जाते तो जनरली आपका बढ़ेगा, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या आता है बच्चों, एक्सेप्शन के बारे में जान लेना। यहां पर एक्सेप्शन आपका क्या आएगा बच्चों, यहां पर जो सोडियम होगा वो आपका हट जाएगा, सोडियम यहां आ जाएगा, सोडियम का ज्यादा होता है पोटेशियम से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसलिए मैंने यहां पर अलग मार्कर से लिखा है बच्चों इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड ए ग्रुप की, तो सेकंड ए ग्रुप में क्या होता है बच्चों, सेकंड ए ग्रुप आपका किसका होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का होता है, तो ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा। अब जब ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा तो इसका जनरली ट्रेंड क्या होगा, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अगर मैं इस लाइन से लिखूंगा तो आपका जनरल ट्रेंड आपका कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चों, यहां पर कैल्शियम से उल्टा हो जाता है, यहां पर आपका कैल्शियम से उल्टा हो जाता है, यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम बेरिलियम इस तरीके से आपका चलता है, ये आपका एक्सेप्शनल पॉइंट है, यहां पर ये भी आपका एक्सेप्शनल है जो आपको परमानेंट ध्यान रखना है, और अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे गए, ये मतलब इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपका, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, तभी मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया है, फॉर नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप सो कि यहां तक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते बच्चों यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो देख लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी होती क्या है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी होती क्या है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी होती क्या उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी जनरली क्या होती है बच्चों, ठीक है। बॉन्ड को डिसोसिएट करना है हमको, क्या करना है बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है, मुझे एक मोल बॉन्ड को तोड़ के एटम में लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर कि मेरे पास x2 है, x2 से यहां पर x, ठीक है, x2 से यहां पर x, ठीक है, x एटम में मुझे लाना है, ठीक है, ये गैस है और यहां पर भी मैंने लिख दिया गैस है, गैसेस एटम है, ये मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर जो x को है मैंने हाफ करके बैलेंस किया, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या बोला बच्चों मैंने, यहां पर हाफ मोल मैंने यहां पर मॉलिक्यूल को तोड़ा है, हाफ मोल मॉलिक्यूल के बॉन्ड को, हाफ मोल मॉलिक्यूल बॉन्ड विल डिसोसिएट, सो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा इसके लिए।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, BDE डिवाइडेड बाई 2। तो जनरली 1 मोल आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी। देखो ना, कंबाइन से हम दूर दूर कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो रिक्वायर्ड होगी एनर्जी। तो आप समझ सकते हो रिक्वायर्ड एनर्जी टू डिसोसिएट 1 मोल बॉन्ड टू डिसोसिएट 1 मोल बॉन्ड। सिंपली मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, 1 मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका क्या होगा बच्चों, आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब समझना बच्चों यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। आज थोड़ा सा बात समझो। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बेटा जो बॉन्ड आपका ज्यादा मल्टीपल होगा, मल्टीपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी किसी सिंगल बॉन्ड से। तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड आपकी मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब जितना ज्यादा आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चों, आपका ट्रिपल बॉन्ड आपका सबसे ज्यादा, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का होगा, फिर सबसे कम होगा सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का होगा। बात को ध्यान से समझना। अब ये बताओ, जिस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों, आपका कम होगा। उसका बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कम हो जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ आपका कम हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगा बच्चों, जब आपका बड़े बड़े एटम होंगे तभी ना, तब आपका साइज ऑफ एटम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड बड़ा बनेगा और उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्टर में ध्यान रखना, आपको आगे भी बताया जाएगा। और जनरली मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को ही हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, ठीक है, अभी नहीं, आपको बाद में समझाया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये रूल हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं इसके भी एक्सेप्शन है। तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक्सेप्शंस को लिखवा देता हूं। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया, स्मॉलर एटम फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड बिगर एटम फॉर्म वीक बॉन्ड। बड़ा एटम आपका कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, वीक बॉन्ड बनाएगा। तो इसका एक्सेप्शन मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। जैसे मैंने बोला यहां पर एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक्सेप्शनल क्यों होगा बच्चों, अभी आप समझ लो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका 5th ग्रुप, ये आपका 6th ग्रुप, ये आपका 7th ग्रुप, ठीक है, 7th ग्रुप, ठीक है। तो 5th में क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा नीचे हो गया होगा, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर देता हूं। यहां पर फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये एंटीमनी। बात क्लियर है। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और यहां पर टेलुरियम, और यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहां पर आयोडीन। अब देखो क्या होता है बच्चों, यहां पर जो पहले एटम होते हैं ना, पहले एटम का साइज क्या है, यहां पर जो 5th ग्रुप में जो सेकंड पीरियड का, ये आपका कौन सा पीरियड का है बच्चों, सेकंड पीरियड, ठीक है। सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, सेकंड पीरियड एलिमेंट
इज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, साइज में स्मॉल होंगे। सेकंड पीरियड एलिमेंट आपके किस में होंगे बच्चों, साइज में स्मॉल होंगे। तो आपका क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। एज एग्जांपल में इसका लेता हूँ, इसका भी सिमिलर होगा। तो आप लोगों को क्या लगेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो आपकी ज्यादा होगी Cl से, फिर Br से, फिर यहाँ पर I से। ठीक है, ये हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये ऑर्डर है गलत, ये ऑर्डर क्या है बच्चों आपका गलत है। क्यों, जो यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं इनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपस में क्या करेंगे बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज, ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। क्या होता है लोन पेयर, वो आप आगे केमिकल बॉन्डिंग में सीखने वाले हो, इसलिए अभी ध्यान को। ड्यू टू द, यहाँ पर भी आपका लोन पेयर रिपल्शन होगा और यहाँ पर भी आपका लोन पेयर रिपल्शन होगा। ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, इसका क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्शन, तो आपका क्या बढ़ रहा है बच्चों, रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है। और रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, रिपल्शन। ठीक है, ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड विल बिकम ब्रेक, बॉन्ड विल बिकम वीक, बॉन्ड आपको क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। थोड़ा सा सपोज करो ये दोनों जब आपस में रिपल कर रहे होंगे तो ये दूर दूर जाएंगे तो ये टूटने की टेंडेंसी रखेगा, टूटने की टेंडेंसी रखेगा, इसका मतलब बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, आपका यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। अब जब आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये फ्लोरीन का ब्रोमीन के बाद आ जाएगा, ऑक्सीजन का सेलेनियम के बाद आएगा, नाइट्रोजन का आर्सेनिक के बाद आ जाएगा। लेकिन ये केवल और केवल कहाँ होगा, यहाँ पर ध्यान रखो, ये मैं केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बोला। मैं यहाँ पर मैंने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बोला। तो आपका जनरल ऑर्डर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनरल ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर में यहाँ लिख देता हूँ कि क्या बन जाएगा बच्चों आपका, सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद आपका ब्रोमीन ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन फ्लोरीन, देखो वही हो गया, थर्ड पे आ गया, फिर उसके बाद आयोडीन आयोडीन। इस तरीके से आपका एग्जैक्ट आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया गया है, ये आपके जेईई में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, और आपके नीट में भी आ चुका है। तो आप लोग दोनों क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन बॉन्ड डिसोसिएशन एंड एनर्जी से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड इनट पेयर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इनट पेयर इफेक्ट के बारे में फिर मैं आप लोगों को डायगोनल रिलेशनशिप भी एक टर्म से उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो हम डायगोनल रिलेशनशिप हम आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर बता दूंगा मैं आप लोगों को, पहले डायगोनल रिलेशनशिप ही मैं आपको बता देता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप आपका होता क्या है उसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप में आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं डायगोनल रिलेशनशिप आपका होता क्या है बच्चों। देख लेते हैं यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप आपका होता क्या है। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप आपका क्या होता है बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा था बच्चों, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है बच्चों, रिलेशनशिप। क्या पढ़ा है आप लोगों ने बच्चों, आप लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सारे एटम की प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट सेम होती है, ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इन पीरियोडिक टेबल एटम्स विच बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, जो आपके सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू सेम ग्रुप
belongs to same group are similar in property, are similar in property। ठीक है, ये तो होता ही है, ये होता ही है, ये तो आप लोग जानते हो, ये तो होता ही है। मतलब आपके जो एलिमेंट आपके सेम ग्रुप में होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। ठीक है, लेकिन some pair of elements are present in different group having similar property, मतलब आपके सिमिलर प्रॉपर्टी को रखते हैं। वो आपके कौन कौन से होंगे बच्चों, देखो जैसे मैं बता देता हूं, यहां पर लिथियम के नीचे आपका सोडियम लेना, अब यहां पर बेरिलियम के नीचे आपका मैग्नीशियम, इसके बाद आपका था बोरोन फैमिली, बोरोन के नीचे आपका एल्यूमिनियम, इसके बाद कार्बन के नीचे आपका सिलिकॉन। तो क्या होगा बच्चों समझना, ये इसके साथ तो सिमिलरिटी दिखाएगा, ये तो पहला था, ये इसके साथ भी सिमिलरिटी दिखाएगा, ये इसके साथ भी सिमिलरिटी दिखाएगा, ये इसके साथ भी सिमिलरिटी दिखाएगा। तो इसी सिमिलरिटी दिखाने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप। इसी सिमिलरिटी दिखाने को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरिटी दिखाता है, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। अब जब ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहा है तो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों आकर होता है, तो ध्यान रखना, ड्यू टू द हाई चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी वर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने पहले भी हाइड्रेशन एनर्जी में यूज किया था। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय रेडियस रेशियो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये दोनों एलिमेंट आपके क्या करते हैं बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो इस तरीके के भी होते हैं जो आपके डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। अगर मैं बोलूं कि लिथियम की प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट मैच खा जाएगी मैग्नीशियम से, ठीक है, प्रॉपर्टी और यहां पर भी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं बोलना चाहूं यहां पर कि प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम इज अप्रोक्सीमेट सिमिलर होगी किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। एक और कंसेप्ट है यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमको क्या बोलते हैं, अब समझना। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझना, यहां पर अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जब मैं पीरियोडिक टेबल में, ये आपको कहां दिखाई दे जाता है, इन ग्रुप, सबसे पहले इन ग्रुप आपका फोर्थ, इन ग्रुप कौन कौन से ग्रुप में होगा बच्चों, इन ग्रुप में आपको ग्रुप लिख देता हूं कौन कौन से होगा, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, ठीक है। अब इन ग्रुप में क्या होता है बच्चों, जैसे ही मैं डाउन टू द ग्रुप मूव करूंगा, इन ग्रुप when we move down to the group, lower oxidation number is stable। आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज सो स्टेबल, आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, समझना, ऐसा क्यों होता है समझना। यहां पर ऐसा क्यों होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, सिंपली समझना। ऐसा होने का रीजन क्या है बच्चों, ऐसे होने के बहुत सारे रीजन है बच्चों, कि जिस तरीके से आप लोगों को समझना है उस तरीके से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। ऐसा होने के बहुत सारे रीजन है आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों को सिंपली रीजन बताऊंगा। सबसे पहले मैं ग्रुप एलिमेंट बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप एलिमेंट बना लेता हूँ, कौन कौन से ग्रुप में होते हैं, तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आपका किस में होता है, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A। तो यहाँ पर क्या आएगा, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी,
ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ओ सुनील सेठी एसी ओ सुनील सेठी तेरी पावर, सॉरी यहां पर फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर इस बात को आप लोगों को समझना है कि इसके आगे कौन से एलिमेंट आएंगे। इसके आगे आप लोगों के देखो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपका सिक्स पीरियड का एलिमेंट होगा तो इसके आगे कौन सा होगा बच्चों, आपका 4f भी आएगा और 5d भी आएगा। दोनों की क्या होगी बच्चों, पुअर शील्डिंग पावर होगी। दोनों की क्या होगी, पुअर शील्डिंग पावर होगी। दोनों की अगर यहाँ पर क्या होगी बच्चों, आप लोगों के पुअर शील्डिंग पावर होगी। दोनों की क्या होगी बच्चों, आपके पुअर शील्डिंग पावर होगी। और पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से जो इसके वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, मतलब ड्यू टू द, यहां पर लिख देता हूं बच्चों में, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5d ऑर्बिटल, मतलब 4f और 5d ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग होने की वजह से ऑफ 4f एंड 5d ऑर्बिटल, इन दोनों के पुअर शील्डिंग होती है। और पुअर शील्डिंग होने की वजह से जो यहाँ पर आपका 6s और 6p का इलेक्ट्रॉन होगा, 6s मतलब यहाँ पर 6s और यहाँ पर आपका जो 6p का इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो आपके ns इलेक्ट्रॉन होंगे, हम सिंपली बोलेंगे यहाँ पर जो ns इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, hence ns orbital electron has high penetration power। अब पेनिट्रेशन पावर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैंने आप लोगों को लेक्चर में लिखवाया था पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है न्यूक्लियाई के क्लोज आने की टेंडेंसी। तो हाई पेनिट्रेशन पावर हो जाती है ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की। जब ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की हाई पेनिट्रेशन पावर होती है तो ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब देखो कैसे, अब इस बात को समझते हैं हम लोग। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ पीबी का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पीबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3d 4d 5d, ठीक है, 3d 4d 5d। तो यहाँ पर आपका 5d होगा, ठीक है, हीना, नीना और करीना जेरोक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, xg, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4f 14, 5d 10, 6s2, 6p2। तो यहाँ पर जो आपके s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियाई के काफी नियर आ जाएगा। और न्यूक्लियाई के काफी नियर आने की वजह से ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मैं बोलना चाहूँ तो इसका क्या होगा, हीलियम 2s2 2p2। तो यहाँ पर आपका ना तो d है ना तो f है, तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन आपके किस में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग में। अब आप समझ सकते हो बच्चों, जब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर आपका s का इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, न्यूक्लियाई के क्लोज होगा, तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन केवल और केवल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर चारों कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका क्या होता है बच्चों, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है। देखो क्या होता है डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं ऊपर की, अगर मैं बात करूं अपर पोर्शन की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन की, तो क्या होगा, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका कौन सा वाला,
ग्रुप नंबर वाला स्टेबल होगा। कौन सा वाला? ग्रुप नंबर वाला। जैसे इसका 4th है, इसका 5th है, इसका 6th है, इसका 7th है। लेकिन यहां जाएंगे तो आपको कौन सा वाला स्टेबल होगा बच्चों? ग्रुप नंबर -2 वाला ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होगा। ठीक है, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो जैसे एज एग्जांपल अगर मैं बोलना चाहूं C+4 Si+4 Ge+4 Ge+4 Sn+4। अब देखो डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है बच्चों? इसका +4 है, इसके लिए आप लोग किसको देखोगे? +4 और +2 को। इसके लिए देखोगे +5 और +3 को। इसके लिए आप देखोगे +6 और +2 को। ठीक है, इसके लिए आप लोग देखोगे +7 और +1 को। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखोगे इसके लिए। तो इसके लिए आपका +4 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू +2। तो डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो पीबी का +2 ज्यादा स्टेबल होगा, +4 आपका लेस स्टेबल होगा। सी का +4 ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी यहां से यहां जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं Si+2 और Ge+2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? आप लोग तुरंत इसको बता सकते हो Si+2 और Ge+2 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? डाउन टू द ग्रुप जाते तो +2 बढ़ता है तो Si ऊपर है, Ge नीचे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इसी तरीके से पूछना चाहूं कि N+3 N+5 P+5 इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? डाउन टू द ग्रुप जाते तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर तो हायर है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी पूछ लूं एक और क्वेश्चन कि Cl+7 ज्यादा स्टेबल होगा या फिर आपका I+7। तो आप बता सकते हो डाउन टू द ग्रुप जाते तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है और हायर ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होता है। तो आपका कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? ये वाला। सिंपल समझो कि आपका डाउन टू द ग्रुप जाते तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होता है। हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हायर ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा। एंड लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल और ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल। अब इस बात को ध्यान से समझो, थोड़ा सा जरा सा देखो इसको कि इसका हायर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो +4 ऊपर स्टेबल होगा तो नीचे +2 स्टेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखो कि किस तरीके से। यहां पर आपका +6 है तो यहां पर नीचे की कौन आपका स्टेबल होने वाला है बच्चों? +2 वाला। यहाँ पर +7 है तो यहाँ +1 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म होता है। और आपके अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो उसका फर्स्ट लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा वहां आप लोग कोशिश करिए, आप लोगों को काफी अच्छे से, काफी सिंपली वे में समझ में आएगा। और अगर मैं बोलना चाहूँ अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर तो आपका पीरियोडिक टेबल अब खत्म हो चुका है। अब मैं जो ये तो आपको फ्राइडे को आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सैटरडे को एग्जाम से पहले मैं आप लोगों का एक पर्टिकुलरली लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। टॉप 20 क्वेश्चंस का मैं आपको लेक्चर दूंगा ताकि आप एग्जाम से पहले बस आप लोग क्या करो, आप थ्योरी पढ़ के रखो, थ्योरी पूरी पढ़ के रखो। तो आप लोगों का कल जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा उससे आप लोग क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करना। मेरे साथ साथ 20 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। और वही 20 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, बस इतना आप लोग कर लो। आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।